नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन आज सबसे अहम क्या है? आज सबसे अहम फेड के डिसीजन हैं। जो फेड उम्मीद थी उससे बेहतर ही फेड ने फैसला लिया है और ब्याज दरों में आधे % की कटौती की है। और इस कटौती को फेड ने करके ब्याज दरों का जो रेंज कर दिया है 4.75% से 5% के आसपास कर दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद गोल्ड में तो तेजी इंटरनेशनल मार्केट में बनी। हालांकि उस समय MCX पर कारोबार बंद हो चुका था, क्योंकि 11:30 बजे के रात के बाद ये फैसला आया था। लेकिन कॉमेक्स गोल्ड ने नया हाई बनाया, $2625 तक पहुंचा। स्पॉट गोल्ड भी $2600 के पार निकला, लेकिन फिर वहां से मुनाफा वसूली आई, क्योंकि फेड की कमेंट्री उनको पसंद नहीं आई। फेड ने साफ किया कि अगर महंगाई से राहत नहीं मिलती है और जॉब रिपोर्ट बेहतर रहते हैं तो हो सकता है कि बाद में जो पॉलिसी नरमी दिख रही है वो नरमी ना दिखे। इस बात की चिंता से दबाव बन रहा है। हालांकि पहले से बाजार काफ़ी चला हुआ था, ये भी वजह थी कि सोने में मुनाफा वसूली दिखी। लेकिन चलिए, क्या कुछ वजह है, अब आगे गोल्ड में क्या करना चाहिए? एक बड़ा इवेंट अब जा चुका है, फेड का फैसला आ चुका है, लंबे समय के बाद दरों में कटौती भी हो चुकी है। अब क्या करना चाहिए? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मनोज जैन हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से हैं। कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल वंश से। और प्रथमेश माल्या हैं, AVP रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी एंजल वन से। और साथ ही दो और मेहमान हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सैम मेहरा है, चेयरमैन है जेम्स ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। और साथ ही पंकज अरोड़ा हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है AIJGF के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मनोज जी, आप बताइए, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और आगे की चाल गोल्ड की आपको कैसी दिख रही है? नमस्कार युष्मान जी। बिल्कुल, जो फेड का हुआ है वो एक उम्मीद के मुताबिक ही है। 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था और उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे रेट कट जो है होते हुए देखा है। हालांकि यहाँ पे जो फेड चेयरमैन ने कमेंट्री में थोड़े से जॉब मार्केट को लेकर के चिंता जरूर जताई है, तो उसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जो है वो आते हुए देखी है। तो फैसला जो है वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन है और ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए लंबी अवधि में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आगे जो प्रोस्पेक्ट है फेड का ये ईयर के अंत तक वो लगभग 50 बेसिस पॉइंट का और है। तो इस वर्ष जो 1% की कटौती की संभावना थी वो इनलाइन जो है यहाँ पे फुलफिल फेड की तरफ से होती हुई नजर आएगी। तो लंबी अवधि में ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, कहीं ना कहीं डिमांड को सपोर्ट करेगा। शॉर्ट टर्म में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स का है। इंट्राडे के लिए ये लेवल पे एक बार थोड़ा सा बाइंग नहीं करना चाहिए, कोई डिप्स मिले तो वहां कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लंबी अवधि में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा। तो लंबी अवधि में आपको लग रहा है कि ट्रेंड यहां से पॉजिटिव ही दिख रहा है, ये तेजी बनी रह सकती है। आप बताइए कुणाल जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और अब क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? जी, मार्केट का रूल है। जब आप देखेंगे ये जो गुड न्यूज है ये फैक्टर इन है। आज पूरे जनवरी महीने से रेट कट का नैरेटिव चालू है। सितंबर महीने में जाके रेट कट हुआ है, 9 महीना लगे रेट कट होने में, और ये 9 महीने में गोल्ड $600 ऊपर है। मैं ये लेवल्स पे बाइंग करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का है। अभी भी गोल्ड धीरे धीरे $2700, $2800, $2900 ऐसे लेवल दिखाएगा, पर टाइमिंग के लिए इट सीम्स दैट यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड नजर नहीं आ रही है। और मुझे लग रहा है आज के सत्र में या कल के सत्र में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकती है। ओके, चलिए, हमारे साथ पंकज अरोड़ा भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है AIJGF के। पंकज जी, आपसे बात हुई थी पिछली बार, तो आपने कहा था कि फेड के फैसले तक $2600 तक कॉमेक्स पर गोल्ड जा सकता है। उसके ऊपर भी फ्यूचर्स में भाव गए थे, स्पॉट गोल्ड भी 2600 के पार चला गया। लेकिन अब फेड की कमेंट्री पसंद नहीं आई, या क्या हुआ जो बाजार गिर गया? मुनाफा वसूली दिख रही है, और आगे किस तरह की चाल दिख रही है आपको गोल्ड को लेकर? विश्व जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, बाजार ने पहले ही 50 बेसिस पॉइंट को कर रखा था, मान रखा था कि कट होना है। तो जो $2600 तक का टारगेट हम लोग लेके चल रहे थे, ये पिछले 3-4 महीने से टारगेट चल रहा था। तो अब ये पूरा हो गया है। तो हम लोग का मानना है नया इन्वेस्टमेंट $2480 या $2500 आने पे ही ज्वेलर्स को करना चाहिए। और हम इस साल का 2700 स्पॉट गोल्ड को मानते हैं दिसंबर तक। ओके, और नीचे में कहां तक लग रहा है आपको कि नीचे भाव कहां तक आ सकता है सोने का, पंकज जी?
2500 से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वहां से स्टार्ट करके धीरे धीरे जहां तक आपको नीचे मिले $2450 से 2500 के, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं या एक आध दिन की, तो $2531 एक बेस्ट बाय है। 2500 से स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 2900 भी मानते हैं। इस साल दिसंबर तक वो 2700 स्पॉट देखना मिलना चाहिए। ओके, और घरेलू बाजार में अगर बात करें तो घरेलू बाजार में भाव कहां तक नीचे आप देख रहे हैं? घरेलू बाजार की अगर हम लोग बात करें तो सपोज $100 का कट मानते हैं तो 2500 रुपए यहाँ से कम हो जाएगा। ओके, 2500 का, यानी 73,000 के आसपास का भाव है। वहां से अगर $2.5 का माने तो हम 71,500 के आसपास लेकर चले सर, 70,500 के आसपास। 71,000 से 70,000 तक लोगों को अपना स्टॉक, जिसको फिजिकल स्टॉक बनाना है अपने शोरूम के लिए, तो उनको अपना स्टॉक बेस्ट बाइंग रहेगी, वहां पे उनको स्टॉक बनाना चाहिए। ओके, और अभी जब तक $2590 स्पॉट की क्लोजिंग अगर नहीं होती है 30 सितंबर वाले दिन, अगर 2590 के ऊपर क्लोज नहीं होता तो गोल्ड में अभी करंट में बाय नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है। और चांदी को लेकर क्या व्यू बना रहे हैं? चांदी में खरीदारी थोड़ी दिख रही है गोल्ड के मुकाबले, क्या लग रहा है? चांदी क्या यहाँ से ज्यादा तेज हो सकती है गोल्ड के मुकाबले? चांदी गोल्ड से ज्यादा ही तेज रहने वाली है, बट अभी जो चांदी का ट्रेंड चल रहा था वो निगेटिव चल रहा था, अभी पीछे तो पॉजिटिव चल रहा था। तो अभी भी चांदी ने बहुत तेज रिकवर किया है। कल रात को फेड के डिसीजन के बाद चांदी जितनी गिरी है उतनी तेजी से कवर होकर नॉर्मल मार्केट पे आ गई है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो कल जो दिन में कारोबार चल रहा था सेम वही भाव पे मार्केट आ गया, मतलब कोई चेंजेस इंडियन मार्केट पे नहीं है। ओके, शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त दिया और गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपने अपनी राय रख दी। अब प्रथमेश जी आप बताइए, टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है चार्ट पर गोल्ड और सिल्वर का भाव, और आगे की चाल कैसे दिख रही है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। आई थिंक जो फैक्टर इन होना था वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, और यहाँ से ज्यादा अपसाइड जो है फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से 73,000 जो है वो एक कैप बना रहेगा, बट फिर भी बिकॉज ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मोमेंटम बाइंग साइड में है, यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो जो लोग डे ट्रेड के लिए कर रहे हैं वो 72,880 के लिए आसपास जो है इसको बाय करे। 72,800 का स्टॉप लॉस लगाए और 73,080 का टारगेट रखे। फिलहाल करंट भाव पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं। हालांकि आपके टारगेट के ऊपर करंट भाव ही दिख रहा है, लेकिन चलिए, आपने कहा कि भाव नीचे आने दे फिर खरीदारी करें। ट्रेड है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तय करना पड़ेगा कि कैसे किस भाव पर आपको एंट्री करना चाहिए। तो आप वेट करें, यहाँ पे ना खरीदे, ये सलाह है। भाव नीचे आने दे फिर आप खरीदे, यहाँ से 200-250 रुपये नीचे आने पर। हमारे साथ संयम मेहरा हैं, चेयरमैन है जीजेसी के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर बताइए, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और अब सोने की चाल यहाँ से किस तरह की दिख रही है? देखिए, गोल्ड का रेट जब कल 11:30 बजे तब 2600 के आसपास था, उसके बाद जब पॉवेल की कमेंट्री आई जहां पर उसने बोला कि हम 0.25 सोच विचार कर करके बढ़ाएंगे, तब अचानक से भाव वापस $40 नीचे आया और अभी 2570 के आसपास गोल्ड है, 73,000 के आसपास है। गोल्ड यहाँ से 200-250 रुपए की मंदी और ला सकता है, लेकिन एक महीने के अंदर दिवाली के आसपास जो गोल्ड है वो हम $2,700 के आसपास, यानी कि 1,000-1,500 रुपया मिनिमम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर 5-7 दिन रुक के भी बाइंग करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेडर्स जो हैं वो मुनाफा वसूली करके निकल गए हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी भी इसके अंदर बने हुए हैं। जो अगस्त के अंदर 84,000 करोड़ के अंदर के आसपास का इंपोर्ट हुआ, जो पिछले साल 2023 से डबल था, तो वो भी अच्छे एक संकेत थे। ये साल वैसे भी ट्रेंड अच्छा रहेगा गोल्ड के बाइंग के लिए, और इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड के अंदर करेंगे तो उसके अंदर 10 to 15% की रिटर्न्स जैसे हमने ईयर ऑन ईयर दिखी है वो वापस दिखेगी। गोल्ड के अंदर बाइंग में ही रहें। शॉर्ट टर्म 4-5 दिन के अंदर अगर बाइंग नहीं करनी हो, मार्केट को देखना हो तो देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये तेजी के अंदर रुख वापस अच्छी तरह से बन जाएगा। जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में है, 2.5% पे इन्फ्लेशन आ गई है। तो फेड आने वाले 2 सालों के अंदर वापस जो 4.75 और 5% के अंदर जो रेट्स हैं वो घटा के 2.75% तक लेके आ जाएगा। तो ये हम ट्रेंड देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर $200 to $250 की तेजी गोल्ड के अंदर, कॉमेक्स के अंदर रहेगी, और इंटरनेशनल घरेलू बाजार के अंदर भी गोल्ड ईयर ऑन ईयर 5,000 से 7,000 रुपया बढ़ता रहेगा।
चांदी को लेकर आप लोगों का प्रोजेक्शन क्या है, क्या लग रहा है चांदी की चाल यहां से कैसी रह सकती है? क्या जल्द 1 लाख रुपए दिख सकता है क्या घरेलू बाजार में? 89,000 चांदी का रेट है जैसा, और चांदी अब देखेंगे कि अभी भी बढ़ ही रही है। चांदी मुझे लगता है कि साल के एंड में 1,10,000 के आसपास के भाव अपने को हमको देखने को मिल सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर एंडिंग तक चांदी 1,30,000 या 1,35,000 के आसपास देखने को मिलेगी। चांदी की डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड भी अच्छी है, चाइना में भी अच्छी है, इंडिया के भी अंदर अच्छी है। बर्तन, चांदी के जो गहने बनने लग गए हैं अभी, जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है, जिस वजह से डिमांड मार्केट के अंदर अच्छी रही है। और चांदी जो सोने से ज्यादा स्पीड के अंदर बढ़ेगा, और जैसे सोने के अंदर 10 to 15% है, चांदी के अंदर 20 से 22% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। तो आखिरी सवाल संयम जी, अब बताइए क्या जो भाव अचानक से बढ़ गए हैं फिर से सोने चांदी के, रिकॉर्ड से अब बहुत दूर नहीं है सोना, क्या इससे फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले इस तरह की रेट देखने की वजह से क्या लग रहा है कुछ डिमांड वगैरह पे इसका असर होगा क्या? देखिए, पिछले 10-15 दिन से सोने की डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर काफी एग्जीबिशन आ रही हैं, जीजेएस भी आ रही है, जिस वजह से अगस्त के अंदर लोगों ने, मैन्युफैक्चरर्स ने काफी बुलियन की बाइंग की है, जो नई नई ज्वेलरी बनाई है। तो जब फेस्टिवल का टाइम होता है, अगर भाव कुछ भी हो, बढ़ता हुआ भाव है, तो भी लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बाइंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना कोई डिफरेंस आएगा। 10 to 15 डेज अचानक से भाव बढ़ा तो थोड़ा सा मंदी आई है, लेकिन आने वाले 5 से 7 दिन, 8 दिन के अंदर 24-25 अगस्त से श्राद्धों के अंदर भी लोग बाइंग अच्छा बुकिंग करना चालू कर देंगे, और वापस नवरात्रे 4-5 तारीख से डिलीवरी लेना चालू कर देंगे। इस टाइम भी दिवाली पिछले साल से 5 से 7% ऊपर रहेगी, और रिकॉर्ड पे रहेगी वैल्यू टर्म्स के अंदर और वॉल्यूम टर्म्स के अंदर। शुक्रिया संयम जी, आपने वक्त निकाला, लेकिन वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते चांदी की चाल देखना जरूरी है, क्योंकि अचानक से ये तेजी बढ़ती जा रही है। 1.5% की तेजी आ गई है, 89,600 रुपए की ऊपर अब चांदी पहुंच चुकी है। कुणाल जी बताइए, चांदी काफी तेज हो गई है, 89 के नीचे अभी दिख रही थी 88,500 700 के आसपास, अब देखिए जबरदस्त तेजी दिख रही है। क्या हो रहा है सर चांदी में, क्या करें? देखिए, एज कंपेयर टू गोल्ड और सिल्वर में, सिल्वर हैज रिमेन अंडर परफॉर्मर, और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के चलते जो सिल्वर की डिमांड है वो बेटर रहने वाली है। रेट कट ओवरऑल कमोडिटी के लिए अच्छा है, पर सिल्वर मेरी राय में बहुत ज़्यादा नहीं घटनी चाहिए। सो 89,200 के आसपास फिर से सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 90,000 का टारगेट रखिए, और 88,800 का स्टॉप लॉस रखिए। 800 का स्टॉप लॉस रखिए, 90,000 के टारगेट के लिए आप चांदी को खरीद सकते हैं। ऐसा यहाँ से अभी और थोड़ी गुंजाइश यहाँ पर अभी 1-2 दिनों के लिए दिख रही है कुणाल जी को। चलिए ब्रेक के बाद अब सबसे पहले एक खबर जो आपको नीचे दिख रही होगी, उस खबर के बारे में बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका एजीआर की दोबारा गणना करने की जो उनकी याचिका थी, एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को वापस से कैलकुलेट करने की याचिका थी टेलीकॉम कंपनियों की, उसे खारिज कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने एक क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी, तो ये निगेटिव खबर, खासतौर से वोडा आइडिया के लिए जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, उसके लिए ये काफ़ी निगेटिव खबर है। अब आपको बता दें कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू शेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में शेयर किया जाता है, और उसी के बेसिस पे लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम यूजेस फीस जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना पड़ता है, यही एजीआर है। और एजीआर का बोझ बहुत ज़्यादा है, खास करके वोडा आइडिया पे। तो एक अहम खबर है जिसके एजीआर की दोबारा गणना की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं क्रूड की, क्योंकि कच्चा तेल भी शुरुआती कारोबार में कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन अब फिर से तेज हो गया है। 5,900 पे आ चुका है एमसीएक्स पर, और $74 के पास है ब्रेंट क्रूड का भाव। कुणाल जी बताइए क्या करें क्रूड में? जी, क्रूड में ध्यान तेजी है मेरा। 59.20 59.10 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। 6,020, क्योंकि यूएस ने कल बहुत बड़ी बात कर दी है। यूएस का अगर आप इन्वेंट्री देखें, लो कंटिन्यूअस लो हम देख रहे हैं। एसपीआर फिलअप करने की बात की है यूएस ने,
तो दिस विल नेचुरली प्रिवेंट द डाउनसाइड इन ऑयल प्राइजेस। 6050 की ओर जा रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइजेस। 5920 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। 5860 का स्टॉप लॉस रखिए। जी आप बताइए क्रूड में क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कच्चे तेल में हमारा भी ध्यान यहाँ पे तेजी का ही है, और जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे थोड़ा सा डिप मिले तो बाय करना चाहिए 5820 से 40 के दायरे में। 5764 का एक स्टॉप लॉस रखे। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य है वो 5920 का रहेगा, और यहाँ पे 1 से 2 दिन में एक बार कीमतें 5950 तक के स्तर भी दिखा सकती है। प्रथमेश जी, बेस मेटल्स की बात करते हैं। बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है? आज सारे बेस मेटल्स तेज दिख रहे हैं, खास करके जिंक और एल्युमिनियम अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। अभी भी खरीदना चाहिए क्या इस तेजी के बाद? आई थिंक सारे मेटल्स में तेजी है। जिंक 270 के पास में ट्रेड हो रहा है। कॉपर 805 806 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से कॉपर 800 के ऊपर निकल चुका है, थोड़ा कॉन्फिडेंस का सिग्नल दे रहा है, और 820 तक कॉपर वापस जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखा रही है। बट फिलहाल अगेन यहाँ पे इसको डिप्स में बाय करें। अभी ऑलरेडी बढ़ चुका है यहाँ पे, तो 808 के करीब अगर कॉपर मिले तो बाय करना चाहिए। 804 का स्टॉप लगाकर ऊपर में टारगेट 818 और 820 के रहेंगे। सिमिलरली जिंक में अराउंड 4 रुपीज का अपसाइड यहाँ से और पॉसिबल दिख रहा है। ओके, लेकिन चलिए फिर से वापस से उस टेलीकॉम की खबर की ओर लौटते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की दोबारा गणना की याचिका खारिज कर दी है। इस खबर की और डिटेल समझने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम के पास। अभिषेक, बताइए क्या ये डिटेल्स है और किन कंपनियों पर इसका निगेटिव असर ज्यादा होगा? विश्वमोहन, निश्चित तौर पर देखिए वोडाफोन आइडिया पर असर ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी काफ़ी दिक्कतों से जूझ रही है। ग्राहक खो रही है, मार्केट शेयर घट रहा है, 5G का विस्तार नहीं कर पा रही है, कमिटमेंट्स आ रहे हैं फंड रेज करने के, लेकिन मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। दिक्कत क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यू है वोडाफोन आइडिया पर अकेले, और इसके चलते सबसे ज़्यादा झटका आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर पर ही देखने को मिलेगा। अच्छा, क्यूरेटिव पिटीशन कंपनीज ने फाइल की थी, टेलीकॉम कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो एजीआर है यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसकी फिर से कैलकुलेशन की जाए। कंपनियों की दलील थी कि एजीआर के कैलकुलेशन में अरिथमेटिक गलतियां हुई हैं, और उसको उम्मीद बंधी थी कि शायद अगर सुनवाई होती है तो उसमें कुछ राहत उनको मिल जाए। ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी कंपनीज ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और इस याचिका को खारिज कर दिया है। हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अब ये 11.5 रुपए के आसपास जाके कारोबार कर रहा है, 10% की गिरावट के साथ। हमने 18 रुपए तक शेयर के भाव को बढ़ते हुए देखा था, और वहां से फिर से लगातार प्रेशर बन रहा है। फिर से सवाल उठेंगे कि क्या वोडाफोन आइडिया फिर से एक बेयर टेरिटरी में जाएगा। 10 रुपए के नीचे के शेयर को हम पेनी स्टॉक कहते हैं, वहां से थोड़ा रिकवरी दिखाया था वोडाफोन आइडिया ने, लेकिन फिर से मुश्किलें आज बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है टेलीकॉम कंपनीज की, और चूंकि 70,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया पर अकेले बकाया है, इसलिए सबसे ज्यादा हम ये कहेंगे कि जो नेगेटिव है वो है वोडाफोन आइडिया के लिए। विश्वमोहन, नेगेटिव खबर वोडा आइडिया, और देख भी सकते हैं शेयर के भाव 10% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। तो ये अहम खबर टेलीकॉम सेक्टर के लिए और खास करके वोडा आइडिया के लिए, जिनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की दोबारा गणना की याचिका खारिज कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिर से कमोडिटी मार्केट की। हम बेस मेटल्स की बात कर रहे थे। बेस मेटल्स पे कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल यहां से दिख रही है? आज की जो तेजी है उसे कैसे देखते हैं, और कुछ पसंद आ रहा है आपको मेटल्स में? जी, बाउंस बैक मेटल अकेला ही है जो ज्यादा बढ़ नहीं पाया है, तो कॉपर में एक पुल बैक देखने मिल सकता है 820-25 तक मैक्सिमम। बड़ी तेजी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। 820 चाहे बड़ी तेजी तभी होगी जब चाइना कोई पैकेज देगा, तब तक ये उछाले आते रहेंगे मार्केट में। तो 820 तक कॉपर जा सकता है, और आपको ये पोजीशन में 805 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्या सलाह दे रहे हैं मनोज जी? आपकी टॉपिक क्या निकल के आ रही है मेटल्स में? नहीं, यहाँ पे कॉपर में ही कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, और हम देख रहे हैं कि काफी अंडर परफॉर्म रहा है दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में। एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ डिमांड जो है वो थोड़ी रिवाइव होती हुई दिख रही है। तो कॉपर में डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। सितंबर वायदा में 807 के आसपास खरीदना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 802 का रहेगा, और ऊपर में 816 820 ये लक्ष्य एक बार देखने को मिल सकते हैं। एग्री मार्केट की शुरुआत करेंगे खाने के तेल को लेकर। उस पर बातचीत करने के लिए आईग्रेन से राहुल चौहान हैं। खबर यह आ रही है कि सैफ्टा के तहत ड्यूटी फ्री खाने के तेल का इंपोर्ट
ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो हो रहा है खाने के तेल का, अब नेपाल के जरिए हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है और 20% की बढ़ोतरी हुई, और अगर इफेक्टिव ड्यूटी देखें तो 22% के आसपास की ये बढ़ोतरी हुई है। बड़ी बढ़ोतरी के बाद अब इंपोर्टर्स ने नया रास्ता ढूंढ लिया है, वो है नेपाल का। अब बताइए इसके लूप हॉल्स क्या है, कैसे इंपोर्टर्स ये जो सरकार के जो एग्रीमेंट है उसका फायदा उठा रहे हैं, और सरकार को क्या यहाँ पर देखने की जरूरत है? राहुल जी। नमस्कार विश्वमोहन जी, नमस्कार थैंक यू कॉलिंग मी ऑन द शो। एक्चुअली आपको याद होगा कि वर्ष 2020-21 में भी जो दोनों क्रूड और रिफाइंड की इंपोर्ट ड्यूटी के बीच में गैप ज्यादा था, तो नेपाल से बड़ी मात्रा में इंडिया में रिफाइंड तेल का जो एक्सपोर्ट है वो चालू हो गया था। 2020-21 में करीब 4.5 लाख टन इंपोर्ट किया था नेपाल ने विभिन्न देशों से, जिसमें से 3 लाख टन रिफाइंड तेल एक्सपोर्ट किया गया, जिसमें अधिकतर मात्रा भारत को दी गई थी। और ये एक्सपोर्ट जो था पिछले सालों से 5 गुना अधिक था। और उस समय नेपाल में करीब 20 रिफाइनरी थी जो बढ़कर 28 हो गई, और अब वो 30 हैं। और नेपाल में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10% है। क्रूड पाम ऑयल जो भी खाद्य तेल है उन पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, जिसपे 13% वैट लगता है। और इसकी रिफाइनिंग करके जब वो इंडिया में साफ्टा नियम के तहत एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट टैक्स 0 होता है। और साथ ही बॉर्डर पर उनको जो 5% और 12% जीएसटी लगता है वो एडवांस में पे करना पड़ता है। तो नेपाल के जरिए काफी बड़ी मात्रा में जो खाद्य तेल का इंपोर्ट, खासकर रिफाइंड तेल का इंपोर्ट इंडिया में होने की उम्मीद है। इसके अलावा पोरस बॉर्डर है, आप भी जानते हैं, वहां से भी बड़ी मात्रा में लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, जो कि गैर कानूनी है। तो कुल मिलाकर इससे सचेत रहने की जरूरत है। और लास्ट जब ये 2020-21 में इशू उठा था तो सी ने और आईबीपीए ने सरकार से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नेपाल में जो दिया जा रहा है उसकी आप जांच करवाएं। भारत सरकार ने भी नेपाल सरकार को बोला था उसकी जांच के लिए। तो ये काफी बड़ा इश्यू बना था उस टाइम पर। उसके बाद में जब इंपोर्ट ड्यूटी घटाई तो फिर ये जो मामला था वो ढीला पड़ गया। ओके, तो ये खबर इस तरह से आप समझे कि एक उत्पादक देश नहीं होने के बाद भी नेपाल के जरिए यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है, और नेपाली कारोबारियों के नाम पर भारत के इंपोर्टर भी दूसरे देशों का माल नेपाल के रूट से मंगवा रहे हैं। और जो एग्रीमेंट के तहत ये है कि वो देश उत्पादक देश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उत्पादन नहीं होने के बाद भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का यहाँ पर फायदा लिया जा रहा है। अब एक खबर आप राहुल जी ये बताइए कि पाम पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडोनेशिया के घटाने की बातचीत हो रही है, आपको लग रहा है कि इंडोनेशिया घटाएगा पाम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी? देखिए, उनके जो गैप है, जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है। और जैसे इंडिया ने हर बार हमने देखा है कि जब भी इंडिया कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी घटाता है या बढ़ाता है तो उसी अनुपात में विदेशी देश अपने भाव जो है वो बढ़ा देते हैं और कम कर देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होगा कि इंडिया जो मलेशिया और इंडोनेशिया है, जो उनके रेफरेंस भाव है, एक्सपोर्ट टैक्स है, उसके नियमों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अलावा उनके पास इतना बड़ा खरीदार है कोई नहीं है। शुक्रिया राहुल जी आपका। कुणाल जी, प्रथमेश जी और मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, आप उम्मीद करते हैं आपका हेल्थ अब सही होगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी वीकेंड के दौरान, आप बेहतर हैं आप? थैंक यू, या आई एम फीलिंग बेटर, यस आई वाज ऑफ फॉर 6-7 days बट आई एम मच बेटर। ओके, चलिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसी नोट के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समेट